अब आते हैं ऑब्जर्वेशन, अब इंपॉर्टेंट चीज आ गया। बेटे मार्किंग की थोड़ी सी वेरी करती है। व्हाट वी यूज टू राइट एट ओ लेवल, हम ये लिखते थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द कॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं भूल गया कौन सी मार्किंग की मैं, उसने स्पिन मार्क डिडक्ट किया हुआ, लेकिन बाद वाली मार्किंग की मैं दिया भी हुआ है। लेकिन ज्यादा बेहतर जो हमारे पास बनता है, ज्यादा प्रिसाइज जो चीज है वो यही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द कॉइल विद वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन का वर्ड लिखना है। ठीक है, तो वी कैन राइट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass through the foil, this gold foil actually, with very little deflection. ठीक है, with very little deflection, and very few of them are deflected at large angles. अब स्टैटिस्टिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 1/8,000 दे आर बाउंस बैक एट एन एंगल ग्रेटर देन 150, अप्रोक्सीमेटली 180 पे जा रहा होता है। 1/8,000 are bounced back at an angle greater than 150 degrees. अच्छा, अब रीजन क्या है सारी इस ऑब्जर्वेशन के पीछे, और रीजन के बाद हम रिजल्ट्स पे कैसे पहुंचेंगे? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस वन? अच्छा बेटे, अल्फा पार्टिकल क्यों हमारे पास डिफ्लेक्ट हो रहा है? अब अगर देखें कि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करता। So there is repulsive electric force exists between the positive charge alpha particle and the positive charge gold nucleus. उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसमें अगर लिखें अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू repulsive electric repulsive forces repulsive force that exist between positively charged alpha particles and positively charged gold nucleus. ठीक है, अब बेटे जितना हमारे पास उनके में गैप कम होता है, उतनी रिपल्सिव फोर्स भी हमारे पास क्या होती जा रही होती है, ज्यादा होती जा रही होती है। एक्चुअली ये लॉ पढ़ते हैं हम कूलम्स लॉ इन A2, वो एस में है कौन नहीं है, कि हमारे पास कूलम्स लॉ के थ्रू हम किस तरह सेपरेशन को देख रहे होते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है कूलम्स लॉ के अंदर कि जितनी फोर्स होती है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द 1/r²। r इज द सेपरेशन एक्चुअली। ठीक है, r² होता है। जितनी सेपरेशन कम होगी हमारे पास दोनों चार्जेस के इन बिटवीन, उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्चुअली दिस इज कूलम्स लॉ। अब इसी चीज को अगर यहाँ से अगर आप देखते हो, ये दिस अ गोल्ड न्यूक्लियस विच हैव शोन। ठीक है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, लेकिन उनको अपना कंसीडर करने की जरूरत नहीं, बना रहे हैं। ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है गोल्ड के, पूरा चैम्बर। अब मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि पहला ऑर्बिट नहीं है, सेकंड ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक उसके अंदर है।
अच्छा बेटे, हमारे पास अब ये 3 मैंने शो किए हुए अल्फा पार्टिकल्स के बाद जो मैंने शो करना है यहाँ पे, अब सारे कांस्टेंट एनर्जी के साथ यहाँ पे जब पहुंचे, दे ऑल पोजेस कांस्टेंट एनर्जी, दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड अल्फा पार्टिकल। अब देखो इस अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से गैप क्या है, ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा तो इस पर रिपल्सिव फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। अगर कम होगी, ये अल्फा पार्टिकल कुछ अपने इस पाथ पे मूव कर देता है, अपने इस पाथ पे मूव कर देता है बेटे, ये इस पाथ पे। दूसरा जो हमारे पास है, दिस वन इट इज मोर क्लोजर टू दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो बेटे इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ये कुछ इस तरह ये डिफ्लेक्ट कर दिया, सॉरी सही नहीं बना, ये यहाँ से ये डिफ्लेक्ट करके आगे उस पाथ पे चला गया, ठीक है। एंड थर्ड वन विच इज अप्रोचिंग दिस गोल्ड न्यूक्लियस टू कोलाइड इट हेड ऑन। बेटा नाउ दिस इज अनसर्टेनिटी, इट मे bounce back after colliding with this positive nucleus, या it may bounce back before colliding this one। रीजन क्या होगी, जब अल्फा पार्टिकल से करीब आता जा रहा है बेटे, अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम होती है, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही दोनों के इन बिटवीन, ठीक है। अगर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जा रही होती है, वो फिर डिपेंड करता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी डिफाइन होगी इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो वो अनसर्टेनिटी है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच वी कंसीडर इन द वेरी बिगिनिंग। तो हमारे पास बेटे यहाँ पे हम कांस्टेंट एनर्जी से अगर सारी एनर्जी ली हैं, तो यहाँ पे मे भी हिट करके चला जाए या यहीं से बाउंस बैक होकर चला जाए, लेकिन ये कि बिल्कुल बाउंस बैक होगा अगर वो अप्रोच कर रहा है टू कोलाइड इट हेड डाउन। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये बाउंस बैक, ये मैंने ये शो कर दिया यहाँ से, ये इसका पाथ, ठीक। अब ये को देखो सारे के सारे डिफ्लेक्ट तो कर गए बेटे, इनकी डिफ्लेक्शन अगर कंसिडर की जाए तो हमारे पास सारों की आ रही है, हमारे पास ये इतना डिफ्लेक्ट, ये अपने रीजनल पास से बेटा इतना डिफ्लेक्ट किया है, ये भी अपने रीजनल पास इतना डिफ्लेक्ट किया है, और इसके तीसरे की वैसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना था उसने, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग एंगल इज डिफाइंड नाउ, ठीक है। हमारे पास किस साथ है, ये हमारे पास कम डिफ्लेक्ट किया, ये देख लो, ये θ1 की वैल्यू क्या कम है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर गया विच इज θ2, और θ3 तो अप्रोक्सीमेटली 170 पे जा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन बनती है। अब इस रीजन के ऊपर बेसिकली हम देखते हैं हम रिजल्ट्स किस पे पहुंचे। अब इसी चीज को और माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि हमारे पास क्या, अब ये गोल्ड की फॉइल मैंने कंसिडर की बेटे, ये वाली, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है गोल्ड फॉइल का, फॉइल है तो थिकनेस काफी कम थी, इसलिए बहुत ज्यादा एटम शो नहीं किया मैंने, 2 एटम सिर्फ शो करने, काफी थिन फॉइल है। सो दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द अल्फा पार्टिकल व्हिच आर मूविंग अलोंग इट्स पाथ। हमारे पास ये सारे ये हो गए, कांस्टेंट एनर्जी के साथ ही जाना बेटे। अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली देखिएगा, ये अल्फा पार्टिकल जो अप्रोच कर रहा है, इट इज एग्जैक्टली इन बिटवीन 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना इस वाले ने अल्फा पार्टिकल रिपेल करना है, नीचे वाले ने उतना ही रिपेल करना है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 0। नेक्स्ट साइड पे भी क्या होगी, जितना इसने रिपेल करना है, इसने भी उतना रिपेल करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे भी 0 है। जब किसी चीज पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, मोशन कंटिन्यू रहती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यहाँ से आएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं है। नाउ सेकंड वन, नाउ इट इज मोर क्लोजर टू दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस, लुक एट दिस वन। अगर ज्यादा करीब होगा तो रिपल्सिव फोर्स डिफाइन होगी, रिपल्सिव फोर्स डिफाइन हुई तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बेटे मूव कर गया, डिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ पे चला गया। जब इसके पास गया तो इसने भी इसको रिपेल किया, तो हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेट पाथ पे हो जाएगा, ये हमें वो स्ट्रेट पाथ मिल रहा है, लेकिन हमारे पास अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। थर्ड केस में बेटे हमारे पास ये थोड़ा सा दूर है इस न्यूक्लियस के, ठीक है, जरा दूर है, रिपेल ये भी होगा, लेकिन कम रिपल्शन होनी है हमारे पास, कम रिपल्शन होगी तो यहाँ से इस पाथ पे चला गया बेटे, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जैक्टली देखो हेड ऑन आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा बेटे, इस पाथ पे वापस बाउंस बैक। अब ये जो हमारे पास है नेक्स्ट वन, ये वाला शो किया है, इट इज मोर क्लोजर टू दिस वन, यहाँ पे ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब होने की वजह से काफी ज्यादा ये हमारे पास बेटे क्या बाउंस बैक होगा, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट तो यहाँ पे आ गया, इसने भी डिफ्लेक्ट कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, वो इस तरफ आ गया, इसने भी डिफ्लेक्ट
इसने भी डिफ्लेक्ट किया तो हमारे पास इस पाथ पे आ गया, इस पाथ पे गया तो हमारे पास इसने फिर इसने भी डिफ्लेक्ट किया तो मे भी वो यहाँ से इस पाथ पे आ गया। तो ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास ये जो आ रहा था वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाए बेटा इस तरीके से। अब ये सारे हैं माइक्रोस्कोपिक मैंने पाथ शो किए हैं, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं। लेकिन इस वाले पाथ को देखो, हमारे पास ये देखो इतना ज्यादा अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रही है कोई चीज इसे रोक नहीं रही। क्यों नहीं रोक रही? कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल है और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से अल्फा पार्टिकल अपने को डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट में हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास किस न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत ही स्मॉल है। अब इसी चीज को बेटे हमारे पास ये चीज बेटे ये चीज बन रही है एक्चुअली। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो कोलाइड करने जा रहे हैं हेड ऑन वो ही हो गया, बाकी जो यहाँ से जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन स्टेट ही शो किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक होके ये चला गया, ये डिफ्लेक्शन से करीब था, डिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, स्कैटर होके ये कोलाइड कर थी। तो ये हमारे पास सारे पास पॉसिबल होते हैं इसके। अब इस सारे के रिजल्ट के बाद यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं बेटे? ज्यादा ही टाइम हो गया, लिखना पड़ता ना बेटे ये। अच्छा, रिजल्ट बेटे इसके हो जाएगा हमारे पास पहली चीज जो है कि जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे हैं ये वाले, ये क्यों हो रहे हैं? देखो हमारे पास अगर एक दिस इज ये हमारे पास केस है, सपोज अगर बाउंस बैक हो रहा है तो वहां से ये रिजल्ट निकल रहा है कि हमारे पास देखो जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से करीब जाता जा रहा है उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन हो रही है बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, न्यूक्लियस भी अल्फा पार्टिकल को उतनी सेम मैग्नीट्यूड और फोर्स से रिपेल कर रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर गोल्ड का न्यूक्लियस मूव नहीं किया, अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ, इसका मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच लेस देन मास ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों पे फोर्स तो सेम थी। और अगर कोई चीज लेस से मूव करती है, कोई रिजल्टेंट फोर्स लगती है तो मूव करती है। अगर गोल्ड न्यूक्लियस फर्दर मूव नहीं किया तो इसका मतलब उसमें फोर्स ही कम लगी थी इसके ऊपर। ठीक है, और फोर्स किसने लगानी थी? अल्फा पार्टिकल की रिपल्सिव फोर्स लगनी थी, वो इसका मतलब फोर्स ही काफी कम थी वो। ठीक है, तो यहाँ से पहला रिजल्ट तो ये निकल गया कि हमारे पास कि अल्फा पार्टिकल जब बाउंस बैक हो रहा है और गोल्ड न्यूक्लियस आगे नहीं डिफ्लेक्ट जा रहा, तो इसका मतलब है कि size mass of gold nucleus much larger than that of alpha particle. तो लिख सकते हैं the bouncing back of alpha particles provide evidence that mass of gold nucleus is much greater than the mass of alpha particle. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बेटे हमारे पास क्या आती है कि डिफ्लेक्शन जो हो रही है अल्फा पार्टिकल थ्रू डिफरेंट एंगल्स, जैसे और देखो इस पाथ के अंदर हमारे पास ये हो रही है, ये डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास साइज बहुत ही कम है न्यूक्लियस का एज कम्पेयर टू दैट एटम। ठीक है, तो हमारे पास little deflections of alpha particle, ठीक है, through different angles
show a smaller size of nucleus. ठीक है, बात समझ आ गई। इसका मतलब हमारे पास अगर साइज हमारे पास उसका काफी कम है, ठीक है, और मैथ उसका ज्यादा है, तो डेंसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। अब डेंसिटी बाद में इसकी निकालते हैं, यहाँ पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें पास पेपर्स के, ठीक है। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज फ्रॉम नवंबर 2211 variant. An alpha particle passes close to a gold nucleus and is deflected through an angle greater than 90. Close to. Which property of alpha particle changes as a result of deflection? Charge, it will remain positive charge ही रहना, कोई चेंज नहीं आनी इसमें, तो कोई चेंज नहीं आनी ना, हमारे पास रिमेन 2e ही रहेगा। जितना चार्ज उसके ऊपर होता है अल्फा पार्टिकल पे, हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, 2 प्रोटॉन के चार्जेस के बराबर होता है, रिमेन प्लस 2e। मोमेंटम ये भी हमारे पास क्या रहेगा, हाँ हमारे पास मोमेंटम चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन द डिफ्लेक्शन, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफ्लेक्ट कर गया ना बेटे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज वेक्टर, और डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो यार वो भी चेंज हो गया। न्यूक्लियन नंबर कुछ चेंज नहीं आने, न्यूक्लियर नंबर इसका जो होता है हमारे पास 4 होता है बेटे। प्रोटॉन नंबर, चार्ज नंबर रिमेन 2, ये भी नहीं, तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज बी फॉर बिस्मिल्लाह। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, in an alpha particle scattering experiment, a beam of alpha particles aimed at a thin gold foil, most of the alpha particle goes straight through, or just look at here, are deflected by a small angle. So this is more appropriate word to use here rather than this previous one, go straight. Go straight is a terminology which we use at O level या IGCSE. But अब इसके अंदर a very small proportions are deflected by more than 90 degrees, effectively rebounding towards the source of the alpha particles. Okay. Sorry, बच्चों. What conclusion about the structure of atom cannot highlight किया be drawn from this experiment alone? Cannot. Most of alpha atom is empty space, ये तो हम कर सकते हैं, हमें ये पता चल गया था। Most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus, ये भी पता चल गया था। The nucleus contains both protons and neutrons, ये तो हमें पता नहीं चला। हमें ये पता कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, न्यूक्लियस का साइज हमारे पास कम है, लेकिन न्यूक्लियस किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है हमें उसका पता नहीं चला। हाँ, ये हमें पता चला था डिफ्लेक्ट अगर हो रही कोई चीज तो कोई चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनका हमें पता नहीं चला। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज देन सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है, 1-2 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 37 है सारे, ये पास्ट पेपर है, क्वेश्चन 37 पहला भी, ये भी। थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम नवंबर 2213 वेरिएंट, which statement about the alpha particle scattering experiment provide evidence for the existence of the nucleus? A tiny proportion of alpha particle deflected through a large angle. Large angle पे तो बेटा tiny नहीं करते, sorry, a tiny proportion of alpha particle deflected through large angle, ठीक लिखा हुआ, लेकिन हमारे पास provide evidence की बात की हुई है। Slower alpha particle deflected through large angle, नहीं, ठीक है। The kinetic energy of the deflected alpha particles are unchanged, change होती है kinetic energy बेटे, ठीक है। The number of alpha particles deflected depends upon the thickness of the foil. अच्छा, evidence for the existence of the nucleus, आंसर बेटे इसका बनता है फिर हमारे पास दिस इज A for Allah. Number of alpha particles deflected depends upon thickness of foil, वो constant thickness है alpha में, okay, आंसर बेटा is only A for Allah। ठीक है, प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि बाउंस बैक हो रहे होते हैं वेरी टाइम। ठीक है,
अच्छा, लार्ज एंगल पे। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कवर्स ऑल दैट व्हिच वी रेड। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर, दिस इज फ्रॉम February 22 पेपर। Again, this is question number 37 in the paper. When alpha particles are directed at gold foil, gold leaf, ठीक है, almost all the alpha particle pass without deflection. Almost all. A few alpha particle deviated through large angle. ठीक है, अब almost नहीं very चलें. What are the reason for this effect? Most of alpha particle have enough energy to pass through the gold foil. बेटे एनर्जी तो चलो है ही, लेकिन बेसिकली हमने तो ये देखना है कि विदाउट डिफ्लेक्शन हो रही है, इसलिए हो रही है कि कोई चीज उसको रोकने के लिए है नहीं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। ठीक है, इसको ये चीज होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन कर रही होती है ये चीज, साइज ऑफ न्यूक्लियस को, कि न्यूक्लियस का साइज जो है हमारे पास काफी कम है ये। और दूसरी, फ्यू अल्फा पार्ट डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, अगर चीज बाउंस बैक हो रही है, डेफिनेटली कोई मैसिव चीज उसको रास्ते में मिली है जिसने इसको डिफ्लेक्ट करवाया। ठीक है, तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन हमारे पास के मास पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, डेंसिटी मास ऑफ न्यूक्लियस पे। अच्छा, अब पहले जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू पास थ्रू, नहीं, रॉन्ग। मोस्ट अल्फा पार्टिकल मिस द गोल्ड एटम, रॉन्ग। गोल्ड एटम, एटम में से तो होके जा रहा है। The gold nucleus is very small, so most alpha particles miss all nuclei. बात ठीक लिखी हुई है। The positive charge is in an atom is not concentrated enough to deflect the, बेटे पॉजिटिव चार्ज एटम तो न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो ये दिस इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज, nucleus is very dense, so a few low energy part alpha particle bounce back. बेटे लो एनर्जी, मैंने कहा था सारे सेम एनर्जी के साथ आते हैं। ठीक है, लो एनर्जी तो है ही नहीं, फ्यू लो एनर्जी में, ऑल टू हैव सेम एनर्जी। इफ दे ऑल हैव सेम एनर्जी, तो एनर्जी को चेंज तो हमारे पास जो है पहले ही बिफोर रीचिंग द गोल्ड फॉइल है ही को नहीं है सिलेबस में, ये है भी नहीं है। ठीक है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस ऑफ गोल्ड एटम, नहीं, बाउंस तो होते हैं, लेकिन हमारे पास अ फ्यू अल्फा डिफ्लेक्टेड था लार्ज एंगल, लेकिन रीजन क्या है हमारे पास उसकी। Occasionally, the path of alpha particle is close to the nucleus. Yes, alpha particle when it come closer to gold nucleus, it experience greater electrostatic force. ठीक है, और हमारे पास उसकी वजह से बाउंस बैक होता है। बात ठीक लग रही है, ये ठीक है। Occasionally, alpha particle experience many small deflections in the same direction. ठीक है, हो सकती हैं, लेकिन बेटे बाकी चॉइसेस को देखो तो हमारे पास जो करेक्ट चॉइस जो बनती है वो सी फॉर कैम्ब्रिज। ये भी पॉसिबल है ओकेजनली, क्योंकि मैंने आपको पाथ एक शो किया था ये वाला, लेकिन ये वाला काफी डिफ्लेक्शंस हो रही है ना, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमारे पास दिस, क्योंकि ये गलत था, फिर इसका मतलब दिस इज द राइट वन देन, जो जिसमें दोनों करेक्ट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 38 in Cambridge. In an experiment on alpha particles, scattering alpha particles directed at a thin gold foil, most of the alpha particles pass straight through the foil or are deflected by a small angle. अब ये चीज लिखनी शुरू कर दी उसने। A small number of alpha particles deflected by a large angle, which statement cannot be deduced from this experiment. Atoms are mostly empty space. बात ठीक लिखी हुई है। Most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. ये भी ठीक लिखी हुई है। The nucleus of an atom contains protons. या contains हमारे पास हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉन का वर्ड लिख देना वो उतना हमें नहीं कर रहा। The nucleus of an atom is small compared to the size. तो बेटे हमारे पास आंसर इसका बनता है, हम उसको डिड्यूस नहीं करते, हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। Now we are on question number 6, which is from June, this paper. A beam of alpha particles incident on a thin gold foil. One alpha particle collide head-on with the gold nucleus and is reflected back along its original path. Which statement could explain why the recoil speed of gold foil is much small compared with the recoil speed of alpha? Okay. क्योंकि हमारे पास अल्फा का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, गोल्ड जो हमारा सॉरी गोल्ड जो न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक।
Most alpha particles are slightly deflected as they pass through the gold foil. And alpha particle and gold nucleus repel each other. बिल्कुल repel करते हैं. The mass of gold nucleus much greater than the mass of alpha particle. Yes, बिल्कुल ठीक है. The momentum of alpha particle decreases as it approaches the gold nucleus. ठीक है. Alpha particle का momentum बेटे decrease तो करता है. Which statement explain why the recoil speed. ठीक है. Momentum no doubt उसका decrease करता है. Decrease क्यों कर रहा होता है? Mass is kept constant, लेकिन speed कम हो रही होती है when it is approaching the gold nucleus. ठीक है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है, डिक्रीज कर रही होती है. बट एक्सप्लेन वाई के अंदर ये हमारे पास ये नहीं लिख सकते. हमने रीजन बतानी है कि हमारे पास क्यों स्पीड उसकी चेंज होती है. तो हमारे पास आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज सी फॉर कैम्ब्रिज. ठीक है. देन दिस इज थ्योरी क्वेश्चन विच इज फ्रॉम क्वेश्चन 6 मई जून 21 पेपर 2 वेरिएंट के अंदर. बेटे इन दिस क्वेश्चन one of the result of alpha particle scattering experiment is that a very small minority of alpha particles scattering through an angle greater than 90 degrees. State what may be inferred about the structure of atom from this result. अब हमने हम जो लिखना है इसमें स्कैटरिंग हो किस वजह से रही हुई है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की हो रही है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस. ग्रेटर स्कैटरिंग इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. ठीक है. तो इसको आप लिख लो. नहीं मैं ही लिखूं. दिस इज स्कैटरिंग is caused due to electrostatic repulsive force that exists in between positively charged alpha particles and positive gold nucleus. ठीक है. ग्रेटर स्कैटरिंग ग्रेटर देन 90 जो कहा हुआ है. ग्रेटर स्कैटरिंग shows that signifies that majority of mass is concentrated in the nucleus. ये सुना. हाँ जी बेटा यही है बिल्कुल. ओके. बी पार्ट बेटे नहीं किया हुआ क्योंकि बी पार्ट वो हमारे पास आया था क्वार्ट्ज के ऊपर कि हमारे प्रोटॉन की कंपोजिशन क्या होती है, तो वो नहीं मैंने एडअप किया हुआ. सी पार्ट पे आते हैं, वो बाद में एडअप कर देंगे जब हम टॉपिक को पढ़ लेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन है या नहीं है. उसने ये पूछा हुआ था. तो प्रोटॉन एक्चुअली इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ओनली अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम. अच्छा. उसके बाद रेडियोएक्टिव सोर्स प्रोड्यूसेस अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इन वैक्यूम. द एवरेज करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ बीम इज दिस वन. अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और जब मूव करते हैं तो करंट डिफाइन होता है, क्योंकि हमने डिफाइन इसने किया करंट को फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर. फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर करंट, तो करंट की वैल्यू दी हुई. कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. क्योंकि चार्ज जो किसी भी चीज पे होता है वो डिस्क्रीट होता है, वी कैन काउंट देम. कितने नंबर होगा, डिस्क्रीट चार्ज होता है. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चैप्टर में. अल्फा पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द बीम इन टाइम ऑफ 1.0 मिनट, यानी कि 60 सेकंड में कितना होगा. अब बेटे इसमें पहले हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं. ठीक है. तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? we can make use of formula Q equals to I T. बेटे हम ये कैलकुलेट करके दीजिएगा. मुझे कैलकुलेट करना है आपको. मैंने बोलिए तुमने भी करना है. आयशा आपने भी बेटा करना है. मैं
और चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। दो किसी एक आंसर गलत हो जाए, गलत फिर लिख देता हूँ मैं जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दिस इज 4.14 टाइम्स 10 टू रेज पर -7 कूलम। बेटा ये टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज बराबर किसके होता है, क्योंकि चार्ज किसी चीज पे भी जो होता है दैट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटीग्रल वैल्यू। तो दिस इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स times charge in elementary particle. Elementary particle, ठीक है। This is total charge, ठीक है। तो बेटा टोटल चार्ज की वैल्यू आ चुकी है 4.14 टाइम्स 10 टू रेज पर -7, n which we need to determine, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल से हमारे पास नंबर ऑफ 2 चार्ज होता है बेटे, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री या नंबर ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल लिख दो, अल्फा पार्टिकल ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस होता है कंपोज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एक्चुअली, ठीक है। तो वो हो गया बेटे एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.60 टाइम्स 10 टू रेज पर -19 एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस ऑन डेटा पेज। जी बेटे, कैन यू कैलकुलेट फॉर मी? जी थैंक यू। दिस इज 1.29 टाइम्स 10 टू रेज पर 12, ठीक हो गया। अच्छा हमें 36, चलें अब थोड़ा टाइम है अभी, फर्दर कर लेते हैं। तो बेटे हमारे पास यहाँ तो एक क्वेश्चन ही करते हैं यार, हमारे पास डेंसिटी का, क्योंकि मैंने कहा था इसके यहाँ से सिग्निफिकेंस डेंसिटी का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस पोर्स। क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड ऑरम होता है बेटा AU, दिस नोटेशन इज प्रोवाइडेड टू अस, दिस इज 197 एंड दिस इज 79, ठीक है। हैविंग nuclear diameter having a diameter of 4.20 times 10 to raise पर -14 मीटर। अच्छा अब बेटे हमारे पास डेंसिटी किसके बराबर, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास के लिए हमारे पास क्या 197 न्यूक्लियॉन्स हैं, so 197 U एक्चुअली आएगा एंड व्हाट U इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट व्हिच इज, समझ लो इस लेवल पे इज कंसीडर्ड एज एन एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन, इट्स वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू अस ऑन डेटा पेज व्हिच इज 1.66 टाइम्स -27 kilograms, ठीक है। एंड इफ डायमीटर इज प्रोवाइडेड टू अस वी कैन इजीली फाइंड इट्स वॉल्यूम बाय मेकिंग द फार्मूला 4/3 pi r cube। नाउ इफ डायमीटर इज गिवन तो us वहां से रेडियस हम इजीली निकाल सकते हैं व्हिच इज एक्चुअली 4.20, तो आ जाएगा 2.10। तो इसको बेटा अगर करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, so this is rho equals to m over v, this is 197 u over volume is 4/3 pi r cube। और फर्दर 197 हो गया बेटे, एक u की वैल्यू हमें यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के नाम से गिवन होती है, दिस इज 1.66 टाइम्स 10 टू रेस ऑफ -27। कार्बन 12 के आइसोटोप चलो उसको A2 में आता है, किसी किसके मैथ्स के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा हाँ, अगर कोई बच्चा बेटा 1.67 यहाँ लिख दे ना
पूरा मार्क डिडक्ट हो जाएगा यहीं पे एक्यूरेसी का। आपको इस बात का मार्क मिलेगा, फर्दर वैल्यूज और एक्यूरेसी का मार्क नहीं मिलना, बिकॉज 1.67 इज द एवरेज मास ऑफ अ प्रोटॉन होता है, तो 1.66 होना नेसेसरी है। 4/3 पाई की वैल्यू जो हम ले रहे होते हैं बेटा, चाहे कैलकुलेटर वाली वैल्यू ले लो 8SF वाली, लेकिन नॉर्मली ईच एंड एवरी वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड टू अस ऑन द डेटा पेज दे आर इन 3SF, तो मैं 3SF तक लेता हूँ बस, ठीक है। तो दिस इज 2.10 टाइम्स 10 टू रेज पर -14 का क्यूब हो गया बेटे, ये हो गया आउट ऑफ स्पेस। ओके जी जी, आई एम वेटिंग फॉर यू नाउ। रजा आप ही कर दो बेटे। ठीक, थैंक यू। दिस इज 2.67 3SF तक बहुत है, टाइम्स 10 टू रेज पर 30 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। बेटा फिर मैं कह रहा हूँ ये फाइनल वैल्यू जो आप भेजते हो मैं वही लिख देता हूँ, मेरा मेथड ठीक होता है। अगर इसमें किसी क्वेश्चन की गलती हो जाए, क्योंकि मैं इससे 2 को कह रहा होता हूँ कि तुम भी कैलकुलेट कर, लेकिन जिसका पहले आंसर है तो मैं वही लिख दिया मैंने, तो इसलिए अगर इसमें कोई ट्रबल हो तो बेटा वो हो सकती है, अदरवाइज उसमें नहीं होगी। नोट्स में बाद में, नोट्स बाद में देख भी देता हूँ ना मैं तो, लेकिन कैलकुलेशन में नहीं होगी कोई, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे बेटा लर्निंग आउटकम पे, दिस इज द वन लर्निंग आउटकम व्हिच आई टॉट यू टुडे, ठीक है। अब जस्ट लुक एट द लर्निंग, इन्फर फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ, ठीक है। बट इफ यू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, ठीक है, वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है, कि जिसके अंदर वैसे उसने इस तरह के पूछा कि अल्फा क्यों यूज किया, बीटा स्टेप, मैंने उस एक्सपीरियंस की बेस पे सारा का सारा इतना डिटेल के अंदर पढ़ाया आपको ये, ऑल दो इन्फर लिखा हुआ वहां से, ठीक है, क्योंकि इतना करना भी पड़ता है हमें। अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे आ गए हम लोग,